अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने 1.3 की थी और 1.3 को हमने कंप्लीट कर लिया था। रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप लोग ने खुद से ट्राई करनी है, और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पे आपको कोई मसला आ रहा हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो वो आप लोग ने मुझसे पूछ लेना है। तो अभी तक तो मेरे पास किसी का कोई कमेंट नहीं आया है सच। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना, तो वो मुझसे कमेंट में आस्क बोल सकता है, मैं उसको उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है, या उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी यूनिट 2 की तरफ। और यूनिट 2 हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आगे जाने से पहले मैं बस आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी, तो वो जो बातें हैं वो आप नोट कर लें। पहले तो हमें मैट्रिसेस की टाइप पता होनी चाहिए कि मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, वो हम पहले देखते हैं अपने पास, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, वो मैट्रिक्स की टाइप से रिलेटेड थी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। वो मैं आपको ना ये पेज नंबर जो है हमारा 27 इसमें से बताती हूँ। हमारा एक फर्स्ट मैट्रिक्स है रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होगा कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल पहले तो आप ये देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, कि आपके पास कोई भी वैल्यू है और वो इस स्क्वायर बॉक्स में बन रहा है 1 ABCDEF। अब ये स्क्वायर जो है वो किसी टाइप का भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, और इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। और ये 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी नंबर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं ना, वो हमारे पास हो जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारा रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। रॉ मैट्रिक्स ये होगा कि ये बात तो आपको पता होगी कि अगर रॉ कॉलम की बात करें तो ये जो ऐसे जा रही होती है लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास रॉ होती है। तो इधर कितनी रॉ है, रॉ 1 और रॉ 2। इसी तरह कॉलम की बात करें तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारे पास कॉलम होते हैं। तो इधर कॉलम कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। रॉ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक रॉ होगी। कॉलम बेशक जितने भी हों, लेकिन हमारे पास रॉ कितनी होगी, एक। अब इन मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास रॉ कितनी, यानी हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास एक ही है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो रॉ हमारे पास एक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे रॉ मैट्रिक्स। फिर से मैं बोल रही हूँ, इसमें कॉलम की कोई लिमिटेशन नहीं है। कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन रॉ मैट्रिक्स में रॉ एक होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा जो सेकंड है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रॉ मैट्रिक्स में एक रॉ होनी चाहिए, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए। अब इसमें भी सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए, बाकी रॉ जितनी चाहे हो सकती है। तो अगर इन दोनों को देखें तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है यानी कॉलम, वो सिर्फ एक है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1। लेकिन अगर रॉ की बात करें तो इधर रॉ कितनी है, 1 2 3, ठीक है। और इधर बात करें तो 1 2, ठीक है। तो यानी कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, रॉ एक है तो रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको सिंपल पता चल रहा होगा कि उसकी जो रॉ और कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रॉस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इधर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रॉस 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। फिर एक और हम बनाते हैं, मैं इसमें ABCD भी इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इधर 1 2 3 रॉ है और 1 2 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर नंबर ऑफ रॉस है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिर्फ एक कॉलम है मैट्रिक्स में तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, सिर्फ एक रॉ है मैट्रिक्स में तो वो रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का उलट हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रॉस हैं वो नॉट इक्वल हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2। तो इधर अगर आप देखें तो 1 2 एक 2 कॉलम है और एक रॉ है,
दो रो है और एक कॉलम है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है एक तरह से, तो लेकिन मैं आपको उसकी एग्जाम्पल बताती हूँ। ये देखें इस तरह, इधर दो रो है और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जहाँ पे नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये वाले केस में ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, तो आप इसको कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमारे पास एक होता है ना कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, तो ये स्पेसिफाई यही करे कि कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉलम या रॉ बन रहा है, ये डायरेक्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4, 4 टाइप्स हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ज़ीरो मैट्रिक्स की तरफ। तो ज़ीरो मैट्रिक्स सिंपल सा है। ज़ीरो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स जो होगा वो पूरा ज़ीरो होगा। अब वो चाहे मैट्रिक्स इस तरह लिखा हो, इस तरह लिखा हो, और किसी भी तरह लिखा हो, तो वो मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़ीरो मैट्रिक्स में भी अब आप लोग बोलेंगे कि वो स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। हाँ, वो बन सकता है, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए था। ज़ीरो मैट्रिक्स में हमारे पास होता है कि एलिमेंट ज़ीरो होंगे, उसमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो इसको आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देन हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता है, पहले तो आप समझेंगे डायगोनल क्या होता है। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें जो डायगोनल डायगोनल बोलते हैं ये इसको, ठीक है, इसको, यानी क्रॉस एलिमेंट्स चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, डायगोनल होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो। अब डायगोनल के एलिमेंट्स से मुराद हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, इसको 3 बोल लेते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट ज़ीरो है। सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, ठीक है। ये 1 3 2 है और रिमेनिंग सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास वो क्या है, पहचान कि हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे, यानी कोई भी हो सकता है, वो ABC भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो होंगे। तो ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं अपने स्केलर मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स सेम होता है डायगोनल मैट्रिक्स से, बस उसमें एक क्या चीज़ डिफरेंट होती है कि हमारे पास, इसको 2 बोल लें, जो हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, सही है। कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन स्केलर में डायगोनल के एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। तो इसी तरह अब हम बात करें ये, तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी 2 2 2 और रिमेनिंग सारे क्या हैं, ज़ीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे और रिमेनिंग एलिमेंट ज़ीरो होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि डायगोनल के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, सेम होना ज़रूरी नहीं है, और रिमेनिंग सारे जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हमारे पास आता है यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ये देखते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स सेम होगा स्केलर और डायगोनल के, लेकिन इसमें क्या होगा, तो यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, मैं इधर लिख लेती हूँ यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेंगे। किसी मैट्रिक्स का अगर कोई दूसरा नाम है तो आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि वो स्केलर टाइप ही होगा, बट हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1, ठीक है। जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे इन यूनिटी मैट्रिक्स। तो अब इन तीनों का डिफरेंस दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि हमारे पास डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। स्केलर की बात करें तो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी था और वो सेम होंगे, ठीक है। उसके अलावा रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स होंगे ज़ीरो। यूनिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है और वो सिर्फ 1 होने चाहिए, यानी अगर ये 2 आ जाते हैं इसकी जगह पे तो ये स्केलर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तीन मैट्रिक्स हैं जो थोड़े से आपस में मिलते जुलते हैं। अब हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये तो हम आगे साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास है अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर, अच्छा ये जो चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इनका पता होना आप लोग को ज़रूरी होगा, और ये आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले ये सारी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और इससे आपको प्रॉपर सही समझ भी आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये मैं अपनी तरफ से इसमें वैल्यूज़ डाल रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास ये जो अपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो आप सबको पता है इस तरह बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे और नीचे का साइड क्या होगा, यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अपर जो ट्रायंगल है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे और नीचे के ट्रायंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो लोअर ट्रायंगल है इन पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे और अपर पे ज़ीरो होंगे। समझ आ रही है आपको बात? अपर में अपर ट्रायंगल पे एलिमेंट्स होंगे, लोअर में लोअर ट्रायंगल पे एलिमेंट्स होंगे और रिमेनिंग क्या होंगे, ज़ीरो। तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स है दिस, ठीक है। एक मैं 2x2 का समझा रही हूँ और एक मैं 3x3 का समझाऊंगी। 2x2 और 3x3 का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। आई होप मैंने सही स्पेलिंग सही, ट्रांसपोज। पहले तो बात ये कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसको ए करके शो किया हुआ है या फॉर एग्जांपल बी करके शो किया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो इसके ऊपर स्मॉल टी डाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो उसकी रॉ है ना उसको कॉलम में लिख दो, और जो जो रॉ है उसको कॉलम में लिख दो, सही है। अब हमें पता है कि 2 और 3 किस में लिखा हुआ है, रॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 4 और 5 जो है वो रॉ की फॉर्म में लिखा है तो हम उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है ट्रांसपोज। इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें हम, तो जो हमारे पास रॉ की फॉर्म में लिखा होगा उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। फिर जो कि हमारे पास रॉ की फॉर्म में उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। अगेन जो रॉ की फॉर्म में उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपको समझ आ गया होगा कि रॉ को कॉलम की फॉर्म में लिख देना हमारे पास होता है ट्रांसपोज। अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। तो अब हम ये देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, टाइप्स के साथ भी हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ रॉस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम की क्या सीन है। तो फॉर एग्जांपल यही हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम देखेंगे इसकी नंबर ऑफ रॉस कितनी है। तो हमें पता है इसकी नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 2 मल्टीप्लाई, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है, तो ये 2। तो ये हमारे पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 का, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो जो मैं बोल रही थी कि 2x2 और 3x3 वो ऑर्डर की फॉर्म में बोल रही थी। इसी तरह अगर हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 1 2 3, 3 रॉस है, और नंबर ऑफ कॉलम निकालना चाहें तो 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गई होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर का हो गया। अब हमारे पास है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो उसके इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अगर वो सेम वैल्यू दे रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। इसी तरह हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी हमारे पास कंडीशन क्या है, इसमें हमें बोला हुआ है
कि हमारे पास ए ट्रांसपोज, यानी अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के करके सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि ये किस तरह का सीन होगा। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं और इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। जब आप आगे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक। अब एडम आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, हाँ आई थिंक ऐसे होगा। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए का मतलब ये कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ये हम आगे सीख लेंगे, तो ये अभी आपका मेन वो फोकस नहीं है। ठीक है, ये हम आगे सीख लेंगे। तो हम एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर हमारे पास क्या है, ए के बराबर, यानी जो क्वेश्चन था, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन था 2436। ठीक है, अगर हमने 2436 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, 2 टाइम्स का मतलब होता है कि जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर भी क्या दे रहा है, 2436। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो भी मैट्रिक्स था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और इससे हमारे पास आंसर सेम ए वाला मैट्रिक्स ही आया। इसी तरह हमारे पास है निपोटेंट मैट्रिक्स, और निपोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि जब हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी ये वाला स्टेप करेंगे, तो हमारे पास ए आंसर नहीं आएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। निपोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि हम जब ए स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारे पास निपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये भी आपस में लिंक है कि इसका ए स्क्वायर का आंसर ए सवाल का ही सवाल ही आ रहा था, और हमारे पास निपोटेंट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास ए स्क्वायर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, और यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है इस टाइप का होता है जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1। तो ये कंडीशंस जो है ना, ये आप अपने पास लिख लें। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये कंडीशन देके पूछा जा सकता है कि ये किस मैट्रिक्स की कंडीशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, अब पीरियड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हम पीरियड मैट्रिक्स देखते हैं, इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास। पीरियड मैट्रिक्स में है कि अगर हम एक क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए आंसर आएगा। अब जैसे हमने निपोटेंट और पता नहीं आई डोंट नो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में किया था कि हमने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया है, यानी इसके साथ एक और दफ़ा लिख दिया 2436, फिर अगेन 2436, फिर अगेन 2436। ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ए मैट्रिक्स ही देगा। यानी इनको 3 दफ़ा जब हमने मल्टीप्लाई करवाया और आंसर हमारे पास सेम वही क्वेश्चन ही आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँगी, अभी जस्ट हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इस मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है। अब हमारे पास है हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या मैट्रिक्स है। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन में हमें बोला हुआ है कि इन हर्मिटियन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर रियल नंबर। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स में हमारे पास, अच्छा, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन में हमारे पास है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स होंगे वो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मैंने आपको बताया था, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है, और इमेजनरी पार्ट में आयोटा आ जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल वाले जो नंबर्स होंगे वो होंगे रियल नंबर, यानी इनमें कोई आयोटा वैल्यू नहीं होगी। उसी तरह आगे क्या बोला हुआ है, एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, और जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। तो ये किस तरह हमें पता चलेगा कि आप ये देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सही है। तो अगर हम इसकी देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेन डायगोनल ये एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसी तरह अब हम बाकी के एलिमेंट्स को देखें तो आयोटा है, इधर माइनस आयोटा, यानी आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा। कंजुगेट में क्या होता था, हम साइन चेंज कर देते आयोटा वाली वैल्यू का। फिर इधर -2 आयोटा है तो इधर +2 आयोटा है, इधर 9 आयोटा है तो इधर -9 आयोटा है, इधर 5 आयोटा है इधर -5 आयोटा है, और इधर 2 आयोटा है तो इधर -2 आयोटा है। यानी कि आपस के सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के कंजुगेट है, और जो डायगोनल है उस पर क्या है, सारे हमारे पास रियल नंबर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स।
इसी तरह हमारे पास जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसकी क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो मेन डायगोनल होगा उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे ज़ीरो, यानी ये जो सारे एलिमेंट्स है डायगोनल के वो हमारे पास क्या होंगे ज़ीरो, एंड द सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, और जो सारे ये एलिमेंट्स होंगे वो कंजुगेट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक नहीं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारे 2.1 है उसमें हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमें इन 9 मैट्रिक्स है इनकी टाइप बतानी कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर देन हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है उसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो न्यूज़पेपर एजेंट और ये कंडीशन दी हुई है और देन हमें एक डेटा टाइप दिया हुआ है, हमें क्या बोला हुआ है राइट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। तो हमें इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है और इसका ऑर्डर बता देना है। तो ये अभी हमने ऑर्डर वाला काम सीख लिया था, मैट्रिक्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम इसकी टाइप को देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 और हमें इसका करना है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में हमारे पास क्या बोला हुआ है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें देख के बताना है कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमें कुछ डायगोनल स्केलर और यूनिट टाइप लग रहे हैं क्योंकि उसी में ऐसा होता है कि डायगोनल पे एलिमेंट्स आते थे और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते थे ज़ीरो। यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास 1 होना ज़रूरी होता था और स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स का सिमिलर होना ज़रूरी था इन डायगोनल। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं और वो सारे क्या है डायगोनल पे जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको टाइप की डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पता चल रही होगी तो आप खुद भी देख के पहचान सकते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास देखें कि हमारे पास क्या है 1 2 3 3 कॉलम है और 3 रॉ है और कॉलम कितने 1 और एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अब हम थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है एक रॉ है। ये जो अपॉन में वैल्यू लिखी है ना ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 रॉ है, ये एक ही रॉ है लेकिन ये अपॉन वाली वैल्यू है। तो अगर हम देखें इसमें एक रॉ है और एक रॉ वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम हमारे पास है फोर। अब फोर पार्ट में आपको थोड़ा सा मसला होगा कि कौन सा मैट्रिक्स है। अब अच्छा ये बात याद रखिएगा ये डायगोनल वाला तो कोई मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि डायगोनल वाले मैट्रिक्स में हमारे पास ये डायगोनल होता था जिस पे एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन ये उसका उलट है, ठीक है। उसके अलावा रॉ कॉलम मैट्रिक्स तो है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये में भी हो सकता है, लेकिन एक और मैट्रिक्स था हमारे पास इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज था वो इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है ज़ीरो आयोटा और आयोटा ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो मैंने आपको बोला था ट्रांसपोज कैसे आया था कि जो रॉ है उसको कॉलम में लिख दो, फिर जो रॉ है उसको क्या कर दो कॉलम में लिख दो। तो ये दोनों सेम बन गए, यानी ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ वाला जो है वो हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप इसको हैश टैग करके स्क्वायर लिखना चाहें मतलब कि हम बोल लें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी शो कर रहा है तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आ गए अपने फिफ्थ पे आपको साफ देख के पता चला ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस पर हम लिख देंगे यूनिट मैट्रिक्स और एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। ये हो गया हमारा फिफ्थ। अब हमारे पास सिक्स आ गया। सिक्स में अब आप साफ सिक्स में तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये अगेन फिर हमारे पास हो गया है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं जो कि सेम नहीं है, रिमेनिंग एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास है सेवन। सेवन पे आपको देखिए कि डायगोनल पे एलिमेंट्स है रिमेनिंग ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा डायगोनल या स्केलर। अब डायगोनल वाले एलिमेंट सेम है और डायगोनल वाले एलिमेंट सेम किस में होते हैं इन स्केलर, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है सेवन एट और नाइन। एट और नाइन में हमें दिख रहा है ये सारे मैट्रिक्स क्या हैं ज़ीरो। अच्छा ज़ीरो है। अब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को देखते हैं कि ये आयोटा है ये इसका कंजुगेट है, ये टू आयोटा है ये इसका कंजुगेट है और ये -4 आयोटा है इसका कंजुगेट है। डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो ये हमारे पास किसका था स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे ज़ीरो और रिमेनिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के कंजुगेट। तो इसमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट ज़ीरो है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या एक दूसरे के और रिमेनिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के कंजुगेट है। तो ये हमारे पास जो एट वाला होगा ये हमारे पास हो जाएगा
स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, सही है। बस आप लोग को टाइप्स की पता होना चाहिए, कंडीशन क्या है, तो फिर इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास आ गया 9 मैट्रिक्स। 9 में हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स में आपको दिख रहा है कि क्या है, सारे रियल नंबर हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, माइनस आयोटा इसका कंजुगेट आयोटा हो गया, फिर ये 5 आयोटा इसका कंजुगेट -5 आयोटा हो गया, और ये 7 आयोटा इसका कंजुगेट -7 आयोटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी थी हर्मिटियन मैट्रिक्स की। अगर आप देखना चाहें तो मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास आर रियल नंबर्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है 2.1 का पार्ट 1, और इसमें इसके अलावा जो मैंने टाइप्स वगैरह बताई हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हमने करना है क्वेश्चन 2। तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन करना है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है न्यूज़ लेटर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। एक कंडीशन बताई हुई कि उसने कितने दिन में कौन से मतलब जैसे मंडे था तो उसने डेली डॉन के कितने पेपर सोल्ड किए और डेली जंग के कितने पेपर सोल्ड किए। तो ये हमें पास एक डेटा दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है राइट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। तो हमें पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, दैन फिर इसको ऑर्डर लिखना है। तो हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सिंपल हमने क्या करना होगा, हमने इसको लिखना होगा जैसे हमारे पास था 80 के नीचे 100 था तो 100 लिख दिया, देन 90 था, 90 के नीचे 110 था वो लिख दिया, फिर 100 था, 100 के नीचे 90 था वो लिख दिया, फिर 95 था, 95 के नीचे 95 ही था, 85 था, 85 के नीचे 105 था, 75 था, 75 के नीचे 85 था, और फिर देन हमारे पास है 70 और उसके नीचे है 80, 70 और उसके नीचे है 80। तो ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत अजीब सा मैट्रिक्स बना है, इनमें गैप नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर आपको पता था कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रॉस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अब आप बताएं कि इसमें नंबर ऑफ रॉस की, नंबर ऑफ रॉस होती हैं ये वो हॉरिजॉन्टल्स, तो ये हमारे पास एक दो रॉस हैं तो हमने इधर 2 रॉस लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम बताने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 7। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया 2/7 का, ठीक है। तो होप ये आपको क्वेश्चन 2 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अननोन्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब अननोन्स क्या होते हैं, या तो कोई वेरिएबल दिया हुआ होता है इन्होंने जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इधर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इधर हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, हम क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं, और इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है ए 8 आयोटा -4 आयोटा 6 आयोटा, और इक्वल्स टू के बाद हमें क्या दिया हुआ है 7 आयोटा सी बी डी, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया, हमारा जो पहला क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने का मतलब इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो इक्वल्स टू हमने किस तरह लेना होता है, जिस साइड पे जो नंबर है वो उसकी इक्वल होगा, यानी ए इक्वल्स टू 7 आयोटा हो जाएगा, यानी दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। फिर -4 आयोटा इक्वल्स टू बी, तो -4 आयोटा इक्वल्स टू बी हो गया। फिर 8 आयोटा इक्वल्स टू सी, 8 आयोटा इक्वल्स टू सी हो जाएगा, और फिर 6 आयोटा इक्वल्स टू डी, तो ये आ गया। अब हम इधर देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू बन गई 4 आयोटा, बी की वैल्यू देखें तो वो बन गई -4 आयोटा, सी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास बन गई 8 आयोटा, और डी की वैल्यू देखें तो हमारे पास बन गई 6 आयोटा। मतलब हमें और इसकी सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसको अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, और 2AB -3 9C 5 0 -1, ठीक है। ये इक्वल है हमारे पास D -2 -4 EF7 और G0 -1, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया, हमारा मैट्रिक्स लिख लिया है। अब हम इसको इक्वेट करते हैं नंबर को नंबर के साथ। तो हमें दिख रहा है कि 2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, डी आ रहा है
-3 इक्वल्स टू ई आ रहा है और 5 इक्वल्स टू जी आ रहा है, ठीक है। मैंने 2 को इक्वल्स टू डी किया, -3 को इक्वल्स टू ई किया और 5 इक्वल्स टू जी किया। अब नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास ए इक्वल्स टू -2 आ रहा है, 9 इक्वल्स टू एफ आ रहा है, 0 इक्वल्स टू 0 करने का हमारे पास कोई मकसद नहीं क्योंकि हमें अननोन्स की वैल्यू चाहिए। बी इक्वल्स टू -4 आ रहा है, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू आ रहा है 7 और -1 इक्वल्स टू -1 आ रहा है। इसको भी हमें इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो हमने फाइंड कर ली, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी और आप लोग को समझ आ रहा हो। तो अभी हमारे पास हो गया हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इसको इक्वेट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 कर लिया, 0 इक्वल्स टू 0 करने का कोई मकसद नहीं है, z इक्वल्स टू 3x कर लिया, 9 इक्वल्स टू 9 हम नहीं करेंगे, फालतू है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो गया, 6 इक्वल्स टू 6 करने का भी कोई वो नहीं बनता हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है a इक्वल्स टू वाई अपॉन 2, 1 इक्वल्स टू 1 और 3 इक्वल्स टू 3 करने का भी कोई मकसद नहीं। अब आप देखें कि यहाँ पे किसी वैल्यू की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब कि x की किसी वेरिएबल की, सॉरी, यानी x की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही, इधर y की भी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही, तो हमें इसकी प्रॉपर वैल्यू चाहिए होगी। प्रॉपर वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे कि हम ये दोनों इक्वेशन यूज़ करते हैं। हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हमने ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, देन हमने अपनी सेकंड इक्वेशन लिखी जो कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सेकंड इक्वेशन को हमने एज इट इज़ नोट डाउन किया। अब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया था ताकि इसके x की वेरिएबल सेम हो जाए, और अब हम इसको क्या करने, सब्ट्रैक्ट करने। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, हम साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव का 2x नेगेटिव के 2x से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव का 2y नेगेटिव y से क्या हो के मतलब माइनस होके y आ जाएगा, और 6 - 4 करके ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 2, जो कि हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हमने, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से किसी भी एक वैल्यू में डाल के हम x का आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 2, अब y इक्वल्स टू 2 से हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल के x का आंसर निकाल लेंगे। तो मेरे लिए ये वाली इक्वेशन सिंपल है कि इसमें डाल के मैं x का आंसर निकाल लूँ। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, 3 इधर आएगा, माइनस प्लस का y था, इधर आके माइनस का y हो जाएगा। अब हमारे पास y की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2, तो हमने x का आंसर क्या निकाल लिया, x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास y का आंसर 2 आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमारे पास एक z है और एक a है। a हमारे पास क्या था, y अपॉन 2, तो a, y की जगह पे y की वैल्यू डाली 2, 2 अपॉन 2, तो a इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास a का भी आंसर आ गया 1। अब हमें z का आंसर निकालना है, z था हमारे पास 3x, ठीक है। z ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे हमने x की वैल्यू डाली जो कि 1 थी, और z इक्वल्स टू 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, और ये हमारे पास सारे अननोन्स के यानी y x a और z के आंसर्स आ गए, यही हमें निकालने थे, फाइंड करने थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 पार्ट है जिसमें हमें ट्रांसपोज निकालना है, और ट्रांसपोज आप लोग निकाल लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर भी ये वाला सॉल्व आप लोगों को करके दिखा देती। तो हमारे पास है तो क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 के मैं पहले अपने पास सारे पार्ट लिख लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट लिख लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है -4 3 6, ठीक है। तो -4 3 6 में हमने करना क्या होता था, हमने रॉ को कॉलम की फॉर्म में लिख देता था। तो हमारे पास अगर ये इस मैट्रिक्स को हम बोल लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है जो कि हमें दिया हुआ है -4 3 6, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इसके रॉ को कॉलम में लिख देंगे, यानी -4 3 6 ये हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा और 0 -6 आयोटा 2 आयोटा। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका था कि हम रॉ को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, यानी 2 आयोटा लिखा, फिर 5 आयोटा लिखा, और फिर -3 आयोटा लिख दिया। फिर रॉ को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, यानी 0 -6 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट भी हमारे पास, और ये इसका आंसर आ गया। अब हमें करना अपना थर्ड पार्ट, और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 8 3 -4, तो हम ये लिख लेंगे 8 3 -4, ठीक है। फिर इसी का ट्रांसपोज निकालना, और ट्रांसपोज हमें पता है किस तरह आता है कि रॉ को कॉलम में कर दें, या कॉलम है तो उसको रॉ में कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 3 -4, ठीक है। क्योंकि इधर कोई और चीज़ तो थी नहीं, तो 8 ही आना था,
रो में ना आगे 8 उसके नीचे 1 और 1 लिखने की मतलब कुछ है ही नहीं ना आगे। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट था तो वो 3 आ गया, फिर नेक्स्ट था तो वो -4 आ गया, ठीक है। तो हमने ये इसको कर दिया। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, और फोर्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर्थ में हमें दिया हुआ है -2 आयोटा, 5 आयोटा, 2 आयोटा। फिर हमें दिया हुआ है आयोटा, 7 आयोटा और -5 आयोटा। फिर अब हमें इसका ट्रांसपोज़ निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज़ हमारे पास किस तरह निकलेगा, रॉ को यानी -2 आयोटा और आयोटा को हमने कॉलम में लिख दिया। फिर 5 आयोटा और 7 आयोटा को हमने लिख दिया, और फिर 2 आयोटा और -5 आयोटा को हमने लिख दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया है क्या, हमारे थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गए थे। अब हमें फिफ्थ पार्ट करना है, और फिफ्थ पार्ट में हमें कोई ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हमने किस तरह करना होता है कि रॉक्स को कॉलम में कर देते, तो -8 7 और 3 0 को भी हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमारे पास ये जो 6 पार्ट है, इसमें जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किस तरह आएगा कि रॉ को कॉलम में कर देंगे। तो रॉ में हमारे पास था -7 -10 और 8, और हमारे पास अगेन रॉ में क्या था 4 5 9 और फिर -1 2 3। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन 5 करना है, और उसके बाद हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 5 में हमें बोला हुआ है राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म, यानी हमें इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट में हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, बोला हुआ है कि मैट्रिक्स जो है वो हमारा ए से शो होगा, और उसको इस तरह लिखना है आई जे और क्या है 2 × 3। अब मैं ये बताती हूँ आप लोगों को 2 × 3 का क्या मतलब है, कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें 2 रॉस होंगी और 3 कॉलम होंगे, यानी जो पहला नंबर है ये रॉ को शो करेगा, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास कॉलम को शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स था ये। अब हमें पता है 2 रॉ का मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, और एलिमेंट को हमने क्या लेना है ए। अब हमें एक चीज़ ये देखनी है, ठीक है। तो हमने एलिमेंट ले लिया, अब हमें बताना है ये पहला कॉलम है और पहली रॉ है, तो इसके आगे हम लिख देंगे 1 1। फिर हमने एक और लिखा ए, क्योंकि हमें 3 दफ़ा लिखना है ना, 1 2 3, 3 कॉलम बनाने हैं और 2 रॉज बनानी है। तो हम पहले तो ना इस तरह लिख लेते हैं, ये 2 रॉ हो गई और ये 3 कॉलम हो गए, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब हमने मैट्रिक्स के साथ हमें एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, तो ये हमने बोला फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 लिख दिया। फिर रॉ फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम क्या है दूसरा, फिर रॉ फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम क्या है थर्ड। समझ आ रही है हमने क्या लिखा है, इधर ये हमने रॉ को डिफाइन करा और ये कॉलम को। फर्स्ट नंबर रॉ को डिफाइन कर रहा है, दूसरा नंबर कॉलम को। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। इसी तरह अब हम आ गए दूसरी रॉ में, तो दूसरी सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो पहले है ना, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ए के साथ हमने नीचे सब्स्टिट्यूट में लिख दिया 2 3। तो ये हमारे पास हमारा बन गया मैट्रिक्स, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना था। अब हमारे पास है सेकंड, और सेकंड में हमें बोला हुआ है x = xij, और ये हमें बोला हुआ है 3 5 4, यानी इसमें 3 रॉस होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें 3 रॉस बनानी है, तो हमने पहले तो हमने रॉ बना ली इसकी 3, ठीक है, 1 2 3। फिर हमने इसके कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम बना देंगे, कितने हो गए 1 2, और 2 कॉलम बन गया। अब इसका थर्ड कॉलम बनाएंगे, और देन इसका हमने फोर्थ कॉलम बना दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि हमने इसकी 3 रॉज बना ली और 4 कॉलम बना लें। अब हमने इसमें वही इसकी डिफाइन करने की कौन सी रॉ है, तो ये फर्स्ट रॉ का फर्स्ट कॉलम है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, और फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम है। फिर ये सेकंड रो आ गई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, और सेकंड रो का फोर्थ कॉलम। फिर ये आ गई थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, और थर्ड रो का फोर्थ कॉलम। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर हो। अब जो हमारे पास है वो क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जो कि ये है, और इसको हमने फिर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और इसमें हमारे पास 4 रॉस 4 कॉलम है। तो ये हमारे 4 रॉ 4 कॉलम का होगा, बी बनेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। तो 4 रॉस और 1 कॉलम हो गए। अब हमारे 4 रॉस 1 कॉलम हो गया। अब हम सेकंड कॉलम बनाएंगे अपना, फिर इसी तरह थर्ड कॉलम बनाएंगे, और फिर इसी तरह लास्ट कॉलम बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 कॉलम बन गया, 4 रॉस भी हो गया। अब हमने इसको डिफाइन करना है कि ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रॉ फोर्थ कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ फोर्थ कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम।
फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए क्वेश्चन 5 तक हो गए। 2.1 के क्वेश्चन 5 तक हो गए। हमें रिमेनिंग पार्ट्स होंगे ना, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।